हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तेलुगु मूवी श्याम सिंह रॉय का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में सुपरस्टार नानी और साई पल्लवी हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हैदराबाद में वासु एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है और उसके सपने बड़े हैं। वह एक शॉर्ट मूवी बना रहा है जिससे प्रोड्यूसर को दिखा के पैसे कमा सके। लीड रोल के लिए उसे एक लड़की की तलाश है। ऑडिशन में आई हुई सभी लड़कियां रिजेक्ट हो जाती हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है कीर्ति पर, जो कि उसकी लीड कैरेक्टर के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ रही थी। वह उसके पास जाता है और काम करने के लिए मनाता है, लेकिन कीर्ति साफ साफ मना कर देती है। ये लोग उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। बहुत कहने पर वह आखिर में मान जाती है, लेकिन कहती है कि एक हफ्ते के अंदर शूटिंग खत्म कर देना, क्योंकि उसे फॉरेन पढ़ाई के लिए जाना है। और डील डन हो जाती है और शूटिंग शुरू हो जाती है। कीर्ति ने अपना काम बढ़िया से किया। कीर्ति और वासु एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करने लगे। एक दिन शूटिंग के टाइम ही कुछ लड़के श्रुति को परेशान करने लगे। इससे वासु बहुत गुस्सा हो जाता है और लड़कों की पिटाई कर देता है। लेकिन एक आदमी उसके सर पर बोतल मार देता है, जिससे उसकी कान में खून आ जाता है और वह कुछ पल के लिए अजीब सा बर्ताव करने लगता है। उसकी आंखों में तेज आ जाता है, लेकिन कुछ पल के बाद वह पुनः सही हो जाता है। फिलहाल शॉर्ट मूवी कंप्लीट हुई। प्रोड्यूसर ने देखकर उसकी वाहवाही की और उसे कुछ नई स्क्रिप्ट दे दी काम करने के लिए। उसने स्क्रिप्ट पूरी की, लेकिन क्लाइमेक्स पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी फिर उसके दिमाग पर जोर पड़ा, उसके कानों में खून आया और उसने पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से लिख डाली। प्रोड्यूसर ने देखकर उसकी वाहवाही फिर से की और उस पर फिल्म बनाने का काम भी वासु को ही दे दिया। इससे वासु बहुत खुश हुआ। रात को सभी लोग गेट टुगेदर के लिए मिले, क्योंकि कीर्ति वहाँ से जाने वाली थी। देर रात में अन्य दोस्तों के जाने के बाद कीर्ति ने वासु को प्रपोज किया और फिर दोनों लोग प्यार करने लगे। और तभी वासु के कान में फिर से दिक्कत हुई और उसने एक लड़की रोजी का नाम ले लिया। इससे कीर्ति बहुत नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम सब मर्द एक जैसे होते हैं, और वह वहाँ से चली जाती है। वासु कुछ समझ नहीं पाता कि उसे ऐसा क्यों हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वो अपने काम पे लग जाता है और मूवी की शुरुआत कर देता है। और तकरीबन 6 महीने 1 साल के बाद मूवी रिलीज हो जाती है और दर्शकों का भरपूर प्यार उसे मिलता है। वासु रातों रात फेमस हो गया और उसे बॉलीवुड में भी ऑफर आने लगा। वो बॉलीवुड में गया और एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कहती है कि तुमने अपनी स्क्रिप्ट किसी किताब से चुराई है, और उसे गिरफ्तार कर लेती है। सोशल मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है और कीर्ति को भी जब पता चला तो वह तुरंत भागकर इंडिया वापस आ गई। कीर्ति की चचेरी बहन पद्मावती लॉयर है, इसलिए वह उसे हायर करती है केस लड़ने के लिए। पद्मावती वासु से मिलती है और कहती है कि तुम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लो कि तुमने स्क्रिप्ट चोरी की है, नहीं तो तुमको ज़्यादा जेल जाना पड़ेगा। वासु बार बार कहता है कि उसने नहीं चुराया है। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी और विपक्ष के वकील थे कृष्णमूर्ति जी। उन्होंने दलील पेश की कि वासु ने वेस्ट बंगाल के एक पब्लिकेशन की कहानियां चुराई हैं और अब उसे अपनी स्क्रिप्ट में डाला है, क्योंकि किताब की कहानी पूरी तरीके से उसकी स्क्रिप्ट से मिलती जुलती थी। वासु ने अपनी सफाई दी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप चाहें तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लें, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल निकला। वासु की वकील ने बेल पर अर्जी दी और उसकी बेल मंजूर हो जाती है और वासु छूट जाता है। अब घर में ये लोग आगे क्या कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और वासु उस पुराने साहित्य को देख रहा था। तभी उसके कान से फिर से खून निकला। उसके दोस्त ने उसे बताया तो ये लोग सोचने लगे कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि यह वासु के साथ बार बार हो रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन लोगों को यह भी समझ में आ रहा था कि जब जब खून निकलता है तो वासु कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगता है। क्योंकि कीर्ति एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है तो उसे कुछ शक हुआ। उसने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और वासु को ले गई। डॉक्टर ने उस पर क्लिनिकल हिप्नोसिस करने का विचार किया और प्रक्रिया शुरू हुई। डॉक्टर ने उससे क्वेश्चन पूछना शुरू किया और जैसे जैसे हिप्नोसिस गहराई में जाने लगी थी, उसका हाथ फड़फड़ाने लगा और उसके कान में फिर से खून आ गया और उसके तेवर बदलने लगे थे। अब डॉक्टर ने पूछा कि वासु तुम्हारा नाम क्या है? तो वासु ने बताया कि मेरा नाम श्याम सिंह रॉय है। मतलब वासु पूर्व जन्म में श्याम सिंह रॉय था। और अब कहानी बताता है श्याम सिंह रॉय की। कहानी सन 1969 में जाती है, जहाँ पर श्याम सिंह एक क्रांतिकारी लेखक है और कम्युनिस्ट विचारधारा का है और भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। नक्सलवादी उससे उनके खेमे में आकर बंदूक उठाने को कहते तो वह कहता कि बंदूक से ज़्यादा ताकत कलम में होती है। वह जाति व्यवस्था के खिलाफ था। जब एक पिछड़ी जात के आदमी को बड़ी जाति वाले पानी पीने नहीं दे रहे थे तो वह जाकर कहता है कि जब प्रकृति किसी को नहीं रोकती है तो तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले। जब बेचारा गरीब आदमी डर कर पीछे जाने लगता है तो श्याम सिंह उसे उठाकर कुएं में फेंक देता है और कहता है कि अब तो पानी अछूत हो गया है, अब कोई नहीं पी पाएगा। इससे ऊंची जाति वाले उससे नाराज हो जाते हैं। वह ऐसे ही कारनामे करता रहता था कुछ न कुछ। वह घर जाता है, उसके सबसे बड़े भाई आ जाने वाले हैं। श्याम सिंह के 3 और भाई हैं। बड़े भैया आते हैं और उसे जोरदार तमाचा मारते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा नाक डुबाओगे और तुम घर में रहने लायक नहीं हो। श्याम सिंह कहता है कि हाँ मैं घर छोड़ दूंगा और वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने सबसे चहेते भाई मनोज को बताया कि वह अब कलकत्ता जाएगा, वहाँ पर लिखने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है और सब कुछ सही रहेगा। और रात में ही अपने सोते हुए बड़े भैया के चरण छूकर वह वहाँ से चला गया। नदी के किनारे पहुंचकर जब नाव वाला नहीं मिला तो लोगों ने बताया कि वह गया है पास वाले मंदिर के उत्सव में। श्याम सिंह कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन आज केवट को बुलाना था इसलिए वह वहाँ पर गया और उसने आज पहली बार
देखा था मैत्रेयी को। मैत्रेयी एक देवदासी जो कि बांग्लादेश से लाई गई थी और अभी यहाँ भगवान की सेवा करती है और कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेती है। बताते चलें कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा काफ़ी प्रचलित थी, जिसमें लोग धर्म के नाम पर अपनी कन्याओं को ईश्वर के साथ ब्याह कराकर उन्हें मंदिर में दान कर देते थे और वो लोग मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना, साफ सफाई और कल्चरल एक्टिविटी भी करती थी। शुरू में यह प्रथा काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें गंदगी आनी शुरू हो गई, जैसे कि यहाँ पर भी ये हो रहा था। मंदिर का महंत सभी देवदासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, सभी को मंदिर में ही बंद रखता था और रात में जाता था और किसी भी देवदासी को लाइन में खड़ा करके बस उंगली दिखा देता था और उसे उसके साथ रात में सोना पड़ता था। इधर श्याम सिंह ने कलकत्ता जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि उसे मैत्रेयी से प्यार हो गया था। अब कभी ना मंदिर जाने वाला श्याम सिंह डेली जाने लगा अपनी देवी को देखने के लिए। एक दिन उसने उससे रात में मिलने के लिए कहा, लेकिन मैत्रेयी ने मना कर दिया क्योंकि एक तो गेट भी बंद रहता था, दूसरा वह श्याम सिंह को जानती भी नहीं थी। लेकिन जब श्याम सिंह हमेशा आने लगा तो मैत्रेयी को भी विश्वास हो गया और एक दिन उसके बुलाने पर वह रात को गेट खोलकर चुपके से बाहर निकली और फिर उससे मिलने आ गई। दोनों लोग घूमने गए और इन्होंने ढेर सारी बातें की और काफ़ी समय अपने साथ बिताया। मैत्रेयी को भी श्याम सिंह का साथ पसंद आने लगा था और वह उसके साथ टाइम बिताना चाहती थी और ऐसा ही लगभग डेली होने लगा। वह दिन में डांस करती और रात में जाकर उसके साथ घूमते टहलती। श्याम सिंह अब उसे रोजी नाम से बुलाने लगा था और एक दिन उसने उसे प्रपोज कर दिया और कहा कि पूरा जीवन उसके साथ बिताना चाहता है और कहा कि रात में तुम आ जाना, फिर हम लोग वहाँ से चलेंगे। और फिर रात को श्याम सिंह वेट करने लगा, लेकिन मैत्रेयी नहीं आई। श्याम सिंह किसी तरीके से अंदर जाता है तो देखता है कि मैत्रेयी को किसी ने बुरी तरीके से पीटा हुआ है। वह पूछता है तो पता चलता है कि रोजी जाने को तैयार थी, तभी वहाँ पर महंत आ जाता है और सबको लाइन से खड़ा करता है और एक छोटी बच्ची पर उंगली उठाता है। रोजी इसका विरोध कर देती है और कहती है कि हम लोग भगवान की दासियाँ हैं, लेकिन इस पर महंत बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे इसकी पूरी सजा देता है और बहुत मारता पीटता है। वह उसे लातों से मारता है और उसके ऊपर पेशाब तक कर देता है। यह सब सुनकर श्याम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अगले दिन यज्ञ हो रहा था और श्याम सिंह वहाँ पहुँच जाता है और सभी के सामने महंत की पिटाई करता है और बुरी तरीके से मारता है और उसका गुप्तांग भी काट देता है और उसे जलती हुई आग में डाल देता है और कहता है कि जो महिलाओं का सम्मान न कर सके उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। वह मैत्रेयी के पास आता है, उसका देवदासी वाला धागा तोड़ता है और उसे आज़ाद कर देता है और फिर ये दोनों लोग रातों रात निकल जाते हैं कलकत्ता के लिए। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले ये लोग जाते हैं एक प्रेस वाले के पास, जहाँ पर इनको रहने की व्यवस्था हो जाती है और वहीं पर ये काम करने लगता है। अब दोनों लोग बहुत खुश थे, एक नई ज़िंदगी जी रहे थे, एक दूसरे से शादी कर ली और फिर अच्छे से जीने लगे। श्याम रोजी को हर खुशी देना चाहता था। जब पता चला कि मैत्रेयी माँ नहीं बन सकती तो वह उसका और ख्याल रखने लगा। उसने अखबारों में लेख लिखना शुरू कर दिया। संपादक को पसंद आ गया, उसने और लिखने को कहा और फिर धीरे धीरे वह लेखक बन गया और किताबें भी लिखना शुरू कर दिया था। उसकी लिखनी में वह जादू था जिससे सब लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। एक बार रोजी ने उससे कहा कि वह तो देवदासी है, छूट गई, लेकिन ऐसी हजारों देवदासियां अभी तक पड़ी होंगी बंधन में। तो उसने एक संस्था खोल ली जिसमें देवदासियों को मुक्त कराने और इस प्रथा को बंद करने के लिए मुहिम चलाया जाता था। अब सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मनोज आता है उन्हें देखने के लिए और बताता है कि बड़े भैया की तबीयत खराब रहती है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। श्याम सिंह जाने के लिए तैयार होता है। रोजी उसे जाने नहीं देना चाहती क्योंकि उसे कुछ अपशकुन की आशंका थी, लेकिन श्याम सिंह कहता है कि वह वापस लौटकर जरूर आएगा चाहे जो हो जाए। श्याम सिंह घर पहुंचता है और उसका वहाँ पर स्वागत होता है। वह खाना खाने बैठता है और मनोज चला जाता है बाहर कुछ सामान लाने के लिए। तभी उसके बड़े भैया आते हैं और उससे कुछ कहते हैं कि जो तुमने किया वो गलत तो था ही, लेकिन अगर तुम अब हमारी मनपसंद की लड़की से शादी कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। श्याम सिंह तुरंत मना कर देता है। इस पर बड़े भाई उसे चाकू मार देते हैं और साथ में दूसरा भाई भी उसे चाकू मारने लगता है। दोनों लोग मिलकर उसे मार डालते हैं, यह कहते हुए कि तुमने हमारे मान सम्मान को खराब कर दिया है, अब तुम्हारे मरने से ही सब कुछ सही हो पाएगा। मनोज जब बाहर से लौटता है तो देखता है श्याम सिंह गिरा हुआ है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। श्याम सिंह कहता है कि उसने रोजी से वादा किया है कि वापस जरूर आएगा और यह कहकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और यहीं पर हिप्नोसिस की प्रक्रिया खत्म होती है और वासु तुरंत निकल जाता है कलकत्ता के लिए। वहाँ पहुँचता है और वह उस मकान में जाता है जहाँ रोजी के साथ रहता था। वहाँ पर एक महिला आती है, वो पूछता है कि रोजी कहाँ है, तो वह बताती है कि श्याम सिंह के मरने के बाद रोजी उसे ढूंढने के लिए निकल गई थी। उसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चला। इधर कोर्ट की डेट आ गई थी और उससे पेश होना था। यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि अब तो पुनर्जन्म की बात आ गई है जो कि कोर्ट कभी नहीं मानेगी क्योंकि ऐसा केस कभी तक आया ही नहीं है। वासु के वकील ने भी कई ऐसे केसेस बताए जिसमें पुनर्जन्म पर आधारित थे, लेकिन इससे बात नहीं बन रही थी। जज कुछ फैसला सुनाते तभी एक आखिरी गवाह पेश हुआ। वह थे मनोज, श्याम का छोटा भाई। मनोज ने बताया कि वासु ही श्याम सिंह का पुनर्जन्म है। जब वकील ने पूछा कि कैसे प्रूव करेंगे तो उन्होंने बताया कि श्याम सिंह ने 2 कहानियाँ लिखी थी और वो मुझे दी थी और मैंने उसे कभी पब्लिश नहीं कराया, लेकिन जो वासु ने शॉर्ट मूवी बनाई है वो पूरी तरीके से उस कहानी से मैच करती है, इसलिए वही श्याम सिंह है और ये लोग अपना केस वापस ले लेते हैं। इससे वासु बाइज्जत बरी हो जाता है। वासु मोहन के पास आता है तो मोहन बताता है कि रोजी भी अभी मरी नहीं है और एक जगह पर रह रही है।
वासु बहुत खुश होता है और तुरंत निकल जाता है उस जगह के लिए। वहाँ पर जाकर देखता है कि एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है और उसी के नाम से वह आश्रम है। वासु पागलों की तरह रोजी को खोजने लगा और उसे वह दूर दिखाई दी। वह उसके पास गया, उसने अपना आने का वादा पूरा कर लिया था। रोजी ने उसे देखा जैसे कि उसे पूरा विश्वास था कि श्याम कभी न कभी आएगा ही। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज बरसों बाद उसका श्याम वापस आ गया था। दोनों लोग बच्चों की तरह खूब रोए। रोजी के चेहरे पर अब सुकून सा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बरसों की मनोकामना पूरी हो गई है। धीरे धीरे रोजी उसके सीने से लग जाती है और उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। रोजी ने उसे एक बार अपनी आखिरी इच्छा बताई थी, मैं तुम्हारी गोद में मरना चाहती हूँ, मेरे होठे पर मुस्कान के साथ, आखिरी पलों में तुम्हें देखते हुए। यही उसकी आखिरी इच्छा थी और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। दो प्रेमी सदा के लिए एक हो गए थे और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी श्याम सिंह रॉय की कहानी। बताइए आप लोग को कैसी लगी। आप लोग भी देखिए मूवी को। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।